हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेटा स्काईलन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू वेरी हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू गाइस। एंड इस वाली वीडियो में आज हम देखने वाले हैं एलएलएम के बारे में। आपको याद होगा पिछली वाली वीडियो में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था जनरेटिव एआई के बारे में, जिसमें हमने बेसिकली जनरेटिव एआई का मीनिंग समझा था कि जनरेटिव एआई का क्या मीनिंग होता है। बेसिकली जनरेटिव एआई इज अ सब फील्ड ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट जनरेट द न्यू डेटा, राइट। आपको याद होगा वो डेटा कुछ भी हो सकता था, आपका टेक्स्ट डेटा भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, इमेजेस भी हो सकता है, म्यूजिक भी हो सकता है। ठीक है, मतलब वो डिपेंड करता है कि आप का जो मॉडल है बेसिकली आपने उसको किस डेटा पे ट्रेन किया है। ठीक है, तो वो था एक मीनिंग जनरेटिव एआई का। और इस वाली वीडियो में आज हम देखने वाले हैं एलएलएम के बारे में, जिसका मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। आपको याद होगा मैंने जनरेटिव एआई के अंदर आपको एक चीज बताई थी, जनरेटिव एआई मॉडल्स। क्योंकि वहां पे मैंने बताया था कि जनरेटिव एआई मॉडल्स क्या होते हैं बेसिकली, जो लार्ज डेटा सेट या फिर मैसिव डेटा सेट पे ट्रेंड होते हैं बेसिक, राइट। तभी वो न्यू डेटा जनरेट कर पा रहे हैं। अब जो मॉडल्स होते हैं ना उसको बोलते हैं हम एलएलएम। एलएलएम का मतलब होता है लार्ज लैंग्वेज मॉडल। ठीक है, अगर मैं इसकी एक सिंपल सी डेफिनेशन बताऊं ना, तो आप ये देख सकते हो जो मैंने लिखी है यहाँ पे कि एलएलएम आर मशीन लर्निंग मॉडल्स दैट हैव लर्न फ्रॉम मैसिव डेटा सेट। ठीक है, जो बेसिकली ट्रेंड होते हैं या फिर कुछ सीखते हैं बहुत ज्यादा, मतलब डेटा सेट जो होता है ना, आप देख सकते हो मैसिव डेटा सेट होता है बेसिकली, यानी कि लार्ज डेटा सेट होता है ऑफ ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट। ठीक है, जिसका मेन क्या होता है, मेन एम फाइंडिंग स्टैटिस्टिकल पैटर्न टू रेप्लिकेट ह्यूमन लाइक एबिलिटीज। उनका मेन एम यही होता है कि जो मतलब ह्यूमन लाइक एबिलिटीज है ना उनको रेप्लिकेट करना। अगर एक ह्यूमन बीइंग बेसिकली एक ईमेल लिख सकता है, तो हम भी एलएलएम के थ्रू उससे ईमेल लिखवा सकते हैं। ठीक है, कन्वर्सेशनल एआई एप्लीकेशन बना सकते हैं, जैसे चैटबॉट हो गई, हमारी चैट जीपीटी टाइप की एप्लीकेशन हो गई। ठीक है, जहाँ पे बेसिकली आपका एक एआई मॉडल, आप कुछ भी उससे मतलब आपकी लैंग उसको एनएलपी, मतलब मैंने बताया था ना नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग में, आप एनएलपी बताया था कि जो भी आप उसमें प्रॉम्प्ट डाल रहे हो उसको समझता है। ठीक है, और आपको उसका आंसर करता है एज ए नेचुरल लैंग्वेज आप। ठीक है, तो ये एक मीनिंग है बेसिकली। मैं बताऊं तो एलएलएम का फिर से एक बात बताता हूँ, देखो आपको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। जो हमारे पास लार्ज लैंग्वेज मॉडल होता है ना, इसको बोलते हैं हम एलएलएम, और इसका दूसरा नाम होता है मल्टी मॉडल्स। ये बेसिकली एक एआई मॉडल्स होते हैं जो ट्रेन होते हैं मैसिव डेटा सेट पे, यानी कि मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा होगा बेसिकली हमारे पास। और वो डेटा कुछ भी हो सकता है, जैसे टेक्स्ट डेटा हो गया। आप वो डिपेंड करता है कि आप अपने मॉडल को किस डेटा पे ट्रेन कर रहे हो। क्योंकि अगर आपने टेक्स्ट वाले डेटा पे जनरेट किया है, तो बेसिकली वो मतलब ट्रेन किया है, तो तभी वो टेक्स्ट डेटा को जनरेट कर सकता है। अगर आपने उसको इमेजेस पे ट्रेन किया है तो वो इमेजेस जनरेट कर सकता है। अगर आपने उसको म्यूजिक पे जनरेट किया है तो वो म्यूजिक जनरेट कर सकता है। ठीक है, सो अगर मैं सिंपल सी डेफिनेशन बोलूं, सो लार्ज लैंग्वेज मॉडल आर एडवांस एआई मॉडल्स बेसिकली दैट आर ट्रेन्ड ऑन मैसिव अमाउंट ऑफ डेटा टू अंडरस्टैंड, उस डेटा को समझते हैं, टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट एंड मैनिपुलेट द ह्यूमन लैंग्वेज, राइट। मतलब मेन यही होता है कि जो भी आप डेटा होता है ना उसको समझते हैं और वहां से वो नया डेटा जनरेट करते हैं। मतलब सेम जो काम एक ह्यूमन बीइंग कर सकता है वो काम हम एलएलएम से करवाते हैं। अब देखो, जैसे मैं आपको एक रियल एग्जांपल बताता हूँ। जैसे आप सबने चैट जीपीटी एप्लीकेशन के बारे में सुना है, जो कि एक ओपन एआई नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने चैट जीपीटी एप्लीकेशन को बनाया है। तो चैट जीपीटी एक एप्लीकेशन है, उसमें एलएलएम यूज होता है जीपीटी। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ताकि आपको कोई भी डाउट ना हो। ठीक है, देखो चैट जीपीटी क्या है, एक एप्लीकेशन है। ठीक है, ये क्या एक एप्लीकेशन है हमारे पास। अब इसके अंदर भी वो एलएलएम मॉडल यूज करता है। ठीक है, और उस एलएलएम मॉडल का ये नाम है बेसिकली जीपीटी 3, सुना होगा आपने, जीपीटी 4, अब इनका इवन जीपीटी 5 भी आने वाला है। ठीक है, ये सब क्या है, मेरे एलएलएम मॉडल्स, जीपीटी 3, जीपीटी 4, जीपीटी 5। सिमिलरली आपने गूगल का सुना होगा, ठीक है, गामा। ठीक है, और इनका आता है एक जेमिनी, इनकी एक एप्लीकेशन है। और ठीक है, ये इनके मॉडल मॉडल भी आता है। इस तरह से आपको ये मीनिंग होता है मेरा एलएलएम का। ठीक है, मतलब इसके बारे में हम और भी देखेंगे जब हम प्रैक्टिकल के बारे में, मतलब प्रैक्टिकल देख रहे होंगे। सिंपल अभी मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। सो आई थिंक आप लोगों को एक मीनिंग समझ आ गया होगा
एलएलएम का क्या मीनिंग होता है। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब मेन यही है कि हमने मॉडल बनाए हैं और वो मॉडल बेसिकली ट्रेन किया है कोई ह्यूमन डेटा पे, एंड उसका मेन काम यही होता है कि जो हम उसको रेप्लिकेट कर रहे हैं ह्यूमन लाइक एबिलिटीज, मतलब जो काम एक ह्यूमन कर सकता है वो काम एक एलएलएम से करवा रहे हैं। इसको बोलते हैं लार्ज लैंग्वेज मॉडल या फिर मल्टी मॉडल्स। क्लियर, ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब एक चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे भी आपने अब एक एग्जांपल लेके चलो, जैसे हम चैट जीपीटी एप्लीकेशन होती है राइट, वहां पे आप एक प्रॉम्प्ट डालते हो, वो प्रॉम्प्ट जाते हैं बेसिकली मॉडल के पास, फिर मॉडल बेसिकली उसको एक आंसर जनरेट करके देता है। जैसे अभी आप देख सकते हो मैंने इस वाली मेरी स्क्रीन में, तो यहाँ पे मैंने इस डायग्राम को देख सकते हो आप। तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, प्रॉम्प्ट डाली है व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया। ठीक है, तो ये प्रॉम्प्ट जाएगी बेसिकली मॉडल के पास। अब ये मॉडल क्या करेगा, ठीक है, मैंने बताया था ना, जो भी मॉडल होता है वो प्रॉम्प्ट लेता है, यानी कि एनएलपी, मतलब सॉरी नॉट एनएलपी, यहाँ पे एक नेचुरल लैंग्वेज में आप डाल रहे हो। ठीक है, जैसे आपने सिंपल इंग्लिश लैंग्वेज में डाला प्रॉम्प्ट, और मॉडल के पास वो जा रहा है, मॉडल बेसिकली क्या कर रहा है, उसका आंसर दे रहा है। तो यही तो काम हम एलएलएम से करवा रहे हैं, मतलब ठीक है, राइट, कि अगर जो काम एक ह्यूमन कर सकता है वो एक काम एलएलएम भी कर सकता है। ठीक है, मतलब जैसे ह्यूमन एक ईमेल लिख सकता है, ठीक है, चैट कर सकता है, आपको कोई आंसर दे सकता है, आप देख सकते हो ना। क्लियर, तो अब मैं आपको मीनिंग बताता हूँ। यहाँ पे मैंने दो तीन चीजें लिखी है, मैं जो आपको मीनिंग बताने वाला हूँ। यहाँ पे मैंने एक मीनिंग लिखा है इन्फ्रेंस का। अब एक इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है वो देखो, मैं आपको वो समझाता हूँ। देखो हमने प्रॉम्प्ट डाली है ना, बिल्कुल नेचुरल लैंग्वेज है, आप इंग्लिश में डाल रहे हो प्रॉम्प्ट राइट, एक सिंपल लैंग्वेज में, इसको बोलते हैं नेचुरल लैंग्वेज। आपने सिंपल लैंग्वेज में प्रॉम्प्ट डाली है, और जो हमारा मॉडल है वो बेसिकली इसी को समझता है, इंटरप्रेट करता है, और तभी हमें आंसर देता है। क्लियर, मैं आपको बताता इन्फ्रेंस, इन्फ्रेंस का मतलब क्या होता है, जब भी हम कोई प्रॉम्प्ट पास करते हैं अपने मॉडल में, मॉडल क्या कर रहा है, बेसिकली प्रिडिक्ट कर रहा है नेक्स्ट वर्ड को। ठीक है, मतलब प्रिडिक्ट करता है नेक्स्ट वर्ड को और जनरेट करता है आउटपुट। ठीक है, इस आउटपुट को बोलते हैं कंप्लीशन। तो उसका मतलब होता है इस प्रोसेस को बोलते हैं इन्फ्रेंस। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, देखो जब भी मैं कोई प्रॉम्प्ट पास करता हूँ अपने मॉडल में, मॉडल बेसिकली क्या करता है, उसके आउटपुट को जनरेट करता है, या फिर हम बोल सकते हैं नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करता है। क्योंकि मैंने आपको बताया था ट्रांसफॉर्मर में जो जीपीटी और हमारा होता था, जीपीटी वाला, और एक मैंने आपको एक वर्ड बताया था। ठीक है, तो जीपीटी बेसिकली आपका डिकोडर पार्ट यूज करता था, जो मेनली फोकस करता था टू प्रिडिक्ट द नेक्स्ट वर्ड। अभी मैं इसके बारे में भी आऊंगा। ठीक है, बट मेन अभी आपको मैं एक सिंपल से इंट्रो बता रहा हूँ कि एलएलएम का क्या मीनिंग होता है और इन्फ्रेंस का क्या मीनिंग होता है, जिसमें मैंने आपको बताया कि आप इन्फ्रेंस का क्या मीनिंग है, क्या आप कोई भी एक प्रॉम्प्ट डालते हो नेचुरल लैंग्वेज में, वो प्रॉम्प्ट जाती है बेसिकली एलएलएम के पास, जो कि एक मॉडल है बेसिकली लार्ज लैंग्वेज मॉडल। वो ऐसा मॉडल है जो एक लार्ज अमाउंट मैसिव डेटा पे ट्रेन हुआ है बेसिकली। ठीक है, जहां से वो जनरेट करता है न्यू डेटा। अब मैं इससे पूछ रहा हूँ कोई टेक्स्ट में, तो मैंने बोला व्हाट इज द करेंसी ऑफ इंडिया, मैंने एलएलएम के पास डाला और इसने मेरे को आउटपुट दे दिया रुपए। ठीक है, अभी मैं इसको प्रैक्टिकल भी बताऊंगा आने वाली वीडियोस में कि ये हम कैसे पेड मॉडल्स को यूज कर सकते हैं, हम कैसे ओपन सोर्स मॉडल यूज कर सकते हैं। ठीक है, वो सब देखेंगे। तो एक मीनिंग समझ आ गया होगा आपको इन्फ्रेंस का मीनिंग क्या होता है। ठीक है, क्योंकि मैं आगे इसके बारे में बताऊंगा। तो एक सिंपल सा आइडिया आपको मिल गया एलएलएम का क्या मतलब होता है। बट मेन हमें एलएलएम को हम क्यों इस वीडियो में पढ़ रहे हैं, बिकॉज हमें एलएलएम को हम इसलिए पढ़ रहे हैं बिकॉज वी नीड टू सॉल्व द यूज केस। ठीक है, अब यूज केस में आपको बताता हूँ। जैसे आप देखो, मैं लिखता हूँ यहाँ पे व्हाट आर द यूज केसेस ऑफ एलएलएम, इसको एज अ क्वेश्चन लेके चलते हैं। देखो व्हाट आर द यूज केस ऑफ एलएलएम। ठीक है, अब देखो यूज केस क्या क्या हो सकते हैं हमारे पास। अब पहला यूज केस तो ये हो सकता है कि जो आपने देखा होगा चैटबॉट, एलएलएम के आने के बाद चैटबॉट एप्लीकेशन, हर कंपनी अपनी एक चैटबॉट एप्लीकेशन बना रही है राइट। आप देख सकते हो कोई भी कंपनी क्यों ना वो चैटबॉट पे फोकस कर रही है, जहाँ पे बेसिकली वो चैटबॉट बना देंगे, वो यूजर की क्वेरी को सॉल्व करेगा, यूजर से क्वेश्चन पूछेगा और वो उसकी क्वेरी को सॉल्व करेगा। ठीक है, मेनली कंपनीज पे फोकस कर रही है। तो सबसे बड़ा इसका यूज केस क्या हो गया, जो पॉपुलर एप्लीकेशन है वो है इसकी चैटबॉट। ठीक है, क्लियर, तो मैं पहला बताता हूँ। तो पहली है हमारे पास चैटबॉट। जैसे चैट जीपीटी के आने के बाद आप देख सकते हो ना, मतलब बहुत ज्यादा आ, हर कंपनी इस पे फोकस करे कि भाई उनका खुद का चैटबॉट होना चाहिए। ठीक है, क्लियर, बाकी आप देख सकते हो हमारे पास और को क्या क्या यूज केस होते हैं। और हमारे पास यूज केस होते हैं इसके राइटिंग, अभी बताता हूँ राइटिंग में क्या चीज।
जहाँ पे आप एक एलएलएम मॉडल को यूज करके आप उससे कोई भी एसे लिखवा सकते हो, ईमेल लिखवा सकते हो, रिपोर्ट बनवा सकते हो। ठीक है, मतलब तो मैं यहाँ लिख देता हूँ। आप कोई भी, जैसे आप चैट जीपीटी को कमांड दोगे भाई मेरे लिए ये वाला ऐसे लिख दो, तो वो ऐसे ऐसे लिख के दे देगा आपको, पोयम लिख के दे देगा। ठीक है, ईमेल्स लिख देगा आपके लिए। ठीक है, आपकी रिपोर्ट बना के दे देगा। ठीक है। थर्ड हमारे पास क्या हो सकता है? समराइजेशन। ठीक है, पूरा का पूरा आपको समराइज करके दे देगा। जो भी आपके पास लॉन्ग कंटेक्स्ट टेक्स्ट होगा ना, उसको समराइज करके दे देगा। क्लियर? मीनिंगफुल शॉर्टर लेंथ मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख ही देता हूँ चलो पूरा, ताकि आप इसको रीड करो तो आपको बहुत इजी वे में समझ आ जाए। ये मैं इसके क्या बता रहा हूँ, ये मैं बता रहा हूँ इसके यूज केस। तो समराइज द लॉन्ग कंटेंट इनटू मीनिंगफुल शॉर्टर लेंथ। सॉरी, मीनिंगफुल। ठीक है, तो देखो दो तीन मैंने आपको यूज केस बता दिए, चैटबॉट, राइटिंग, समराइजेशन। और भी हम बोल सकते हैं, आप कोड भी तो लिखवा सकते हैं, तो मैं लिख देता हूँ कोड। ठीक है, जहाँ पे बेसिकली आप एक जो हमारा एलएलएम मॉडल क्या होगा, आप एक नेचुरल लैंग्वेज में आप एक प्रॉम्प्ट डालोगे, राइट, कि राइट अ पाइथन प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स। ठीक है, मतलब सिंपल लैंग्वेज में आपने डाला, वो मॉडल क्या होगा उसको समझेगा और आपके लिए कोड लिख के दे देगा। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि नेचुरल लैंग्वेज से वो कन्वर्ट कर रहा है मशीन कोड में। क्लियर? एंड नेक्स्ट यूज केस क्या हो सकता है हमारे पास? लैंग्वेज ट्रांसलेशन। तो मैं आपको सिर्फ यहाँ पे नाम बता रहा हूँ। ठीक है, लैंग्वेज ट्रांसलेशन। क्लियर? जहाँ पे बेसिकली ट्रांसलेट कर रहे हो आप एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में। क्लियर? थर्ड हो गया, एक और मैं आप दो तीन और देख लेते हैं यूज केस, और हो सकता है हमारे पास इंफॉर्मेशन रिट्रीवल। ठीक है, इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, जहाँ से बेसिकली वो इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करेगा किसी भी टेक्स्ट में से। लाइक आपने कोई टेक्स्ट पास कर दिया, आपने बोला कि इसमें से इंफॉर्मेशन रिट्रीव करो, उसका नेम बताओ, इसका ऑर्गेनाइजेशन नेम बताओ, उसको सेंटीमेंट करो बेसिकली। एक और बता देता हूँ, आर्ग्यूमेंट एलएलएम, ये तो मैं आपको बताऊंगा जब आरएजी के बारे में भी। आर्गुमेंटेड एलएलएम। ठीक है, जहाँ पे ये बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है कि मतलब जहाँ पे मॉडल जनरेट कर रहा है, मतलब कुछ नया डेटा भी, वो हम देखेंगे। बट ये इसके यूज केस हो गए, मतलब आउटसाइड द नॉलेज प्रोवाइड कर रहा है एलएलएम, उसे बोलते हैं एग्रीमेंट एलएलएम। ठीक है, बट मेन इसके मैंने क्या बताया आपको, इसके जैसे चैटबॉट हो गया, राइटिंग आप कुछ भी ऐसे लिखवा सकते हो, समराइजेशन कुछ भी आपको लॉन्ग टेक्स्ट होता है उसको समराइज करा सकते हो मीनिंगफुल शॉर्टर लेंथ में, आप उससे कोड करवा सकते हो, लैंग्वेज ट्रांसलेशन करा सकते हो, इन्फॉर्मेशन रिट्रीवल। ये सब क्या होगा इसके यूज केस। आई थिंक आप सबको समझ आ गया होगा यूज केस के बारे में। चलिए थोड़ा सा इसकी हिस्ट्री के बारे में देखते हैं, एलएलएम के बारे में। ठीक है, अब आपको याद होगा मैंने एक टॉपिक आपको पढ़ाया था डेटा साइंस वाले कोर्स में, ट्रांसफॉर्मर। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के आने के बाद ही जनरेटिव एआई पे काफी ज्यादा आपने देखा होगा, सब फोकस कर रहे हैं इस पे। ठीक है, क्लियर? और ये काफी ज्यादा, मतलब एक बोल सकते हैं रेवोल्यूशन इस जनरेटिव एआई का तभी तभी आया था जब 2017 में हमने ट्रांसफॉर्मर के बारे में रिसर्च करी थी। बेसिकली वो रिसर्च पेपर में आपको एक था जिसका नाम था, रिसर्च पेपर का, अटेंशन इज ऑल यू नीड। तो उसी के बारे में देखते हैं। तो वहां से हमें पता लगा था ट्रांसफॉर्मर के बारे में। वहां से किसके बारे में पता लगा था? ट्रांसफॉर्मर के बारे में। ठीक है, तो वही मैं बताता हूँ आपको, क्योंकि वहीं से ये मैं बताऊँ तो एक रेवोल्यूशन था जनरेटिव एआई के बारे में, कि वहीं से हमें लोग पता लगा। ठीक है, जहाँ पे हमने बेसिकली ट्रांसफॉर्मर के बारे में पढ़ा था, बर्ड बेस्ड ट्रांसफॉर्मर के बारे में बताया था, बर्ड बेस्ड मॉडल। ठीक है, जीपीटी। तो ये बताता था बेसिकली मॉडल आर्किटेक्चर को। ठीक है, और इसका आपको पता होगा ये 2017 में एक रिसर्च पेपर में आया था बेसिकली। मैं कीवर्ड्स लिख रहा हूँ ताकि आपको इजी वे में समझ आ जाए। आई थिंक क्लोनल यूनिवर्सिटी नाम का एक यूनिवर्सिटी में एक इसको रिसर्च किया गया था। मैं आई थिंक उसका जिसने नेम भूल गया उस पर्सन का, आप एक बार देख लेना, मैं यहाँ पे उसका लिंक भी दे दूंगा। रिसर्च पेपर का नाम है बेसिकली अटेंशन इज ऑल यू नीड।
नहीं तो आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं, मैंने वहां पे भी इसका लिंक दे रखा है और इसको ट्रांसफॉर्मर को इजी वे में एक्सप्लेन किया है। अटेंशन इज ऑल यू नीड। ठीक है। तो इस वाली रिसर्च पेपर से हमें पता लगा था ट्रांसफॉर्मर के बारे में, जो कि एक मॉडल आर्किटेक्चर होता है। और मैंने भी बताया आपको स्टार्टिंग में कि यहीं से रेवोल्यूशन, मतलब जो जनरेटिव एआई का रेवोल्यूशन तो यहीं से स्टार्ट हुआ था, मतलब लोगों को यहीं से इसके बारे में पता लगा, जनरेटिव एआई के बारे में। तो मैं लिख देता हूँ, टू जनरेटिव एआई। थोड़ा सा मैं इसके मतलब हिस्ट्री में जा रहा हूँ ताकि आपको इसका मीनिंग और अच्छे से क्लियर हो जाए। क्योंकि मैंने बोला ना, स्टार्टिंग के 2 दिन हम फोकस करेंगे बेसिकली थ्योरी पे। इसके बाद मैं आपको इसका प्रैक्टिकल बताऊंगा। ठीक है। क्योंकि स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझोगे तो तब जा आपको बहुत इजी वे में समझ आता रहेगा जनरेटिव एआई। अदरवाइज मैं नहीं चाहता कि आपको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो समझने में। ठीक है। तो ये था हमारा बेसिकली एक इस ट्रांसफॉर्मर। अब आपने सोचा कि ट्रांसफॉर्मर से पहले टेक्स्ट जो था वो कैसे जनरेट होता था। अब थोड़ा सा अब इसके बारे में आपको मैं बताता हूँ। ये सब मैंने आपको टॉपिक बताए थे, RNN, LSTM, RNN आपको याद होगा, ट्रांसफॉर्मर से पहले मैंने बताया था। जहाँ पे RNN क्या करता था बेसिकली, वो जो आपके प्रीवियस वर्ड्स होते थे, ठीक है, उनको रेफरेंस लेता था और ट्राई करता था प्रिडिक्ट करने का नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करता था। लैंग्वेज मॉडलिंग में मैंने आपको बताया था। तो अगर मैं बताऊं, इसको भी एज अ क्वेश्चन लेके समझते हैं। हाउ वॉज टेक्स्ट जनरेशन डन बिफोर ट्रांसफॉर्मर। हमने ये तो देख लिया कि भाई LLM का ये मतलब होता है। ठीक है। और LLM बेसिकली मैंने आपको बताया ट्रांसफॉर्मर। अब लेकिन ट्रांसफॉर्मर से पहले भाई टेक्स्ट कैसे जनरेट करता था वो, मतलब कैसे प्रिडिक्ट करता था नेक्स्ट वर्ड। अब देखो, ट्रांसफॉर्मर से पहले ना बेसिकली हमारे पास होते थे RNN, यानी कि RNN का क्या मतलब होता है, रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क। अब इसके बारे में बताता हूँ। रिकरंट न्यूरल नेटवर्क। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं RNN। ठीक है। जहाँ पे बेसिकली वो प्रिडिक्ट करता था नेक्स्ट वर्ड को, यहाँ पे प्रिडिक्ट करता था नेक्स्ट वर्ड को, क्योंकि इसमें सीक्वेंस टू सीक्वेंस होता था यार। ठीक है, मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करता था, जहाँ पे वो इंपॉर्टेंस देखता था प्रीवियस वर्ड की क्या मतलब इंपॉर्टेंस थी। ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, आपके यहाँ पे लिख देता हूँ कि द नेक्स्ट वर्ड was predicted looking at the previous few words। ठीक है। ठीक है। ये था हमारा RNN। क्योंकि ट्रांसफॉर्मर से पहले हम बेसिकली RNN के बारे में हमने पढ़ा था, जो बेसिकली नेक्स्ट वर्ड को प्रिडिक्ट करता था बाय लुकिंग द सम प्रीवियस या फ्यू प्रीवियस वर्ड्स। ठीक है। और इसकी सबसे अच्छी बात क्या थी RNN की, ये ऑर्डर फॉलो करता था। ठीक है, मतलब ऑर्डर को कोई लॉस, यहाँ पे जैसे LSTM RNN में तो आपको याद होगा कोई ऑर्डर ऑर्डर फॉलो नहीं करता था, मतलब ऑर्डर मत, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस में कहना चाहता हूँ। क्लियर। बट इसमें एक प्रॉब्लम थी RNN में, एक तो वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम क्या होती थी, जब वो वेट्स को अपडेट करता है, मतलब पैरामीटर्स को बेसिकली, वेट्स एंड बायस, राइट, बैक प्रोपोगेट करता है उसको, तो वहां पे क्या होता है, वैनिशिंग ग्रेडियंट की प्रॉब्लम आती है, जहाँ पे वेट्स का कोई अपडेट नहीं आ पाता, अपडेट नहीं होता। एंड उसकी वजह से प्रॉब्लम क्या होती है, मॉडल सही से प्रिडिक्ट नहीं कर पाता। और ये कब होता है प्रॉब्लम, जब हमारे पास लॉन्ग एविडेंसी होती, ऐड होती रहती, राइट। तो वहां पे ये RNN में प्रॉब्लम आती थी। ये मैंने आपको आ, बताया था पहले भी। ठीक है। तो इसको हमने सॉल्व किया था LSTM RNN से। ये सब इसका एक बेसिक्स हो गया। मैं इसलिए स्टार्टिंग में बोला था, यू नो द जस्ट द बेसिक ऑफ द RNN, लाइक NLP। ठीक है, मशीन लर्निंग, ये सब आपको बेसिक पता होना चाहिए, तो आप जनरेटिव एआई को बहुत इजी वे में सीख सकते हो। क्योंकि अब देखो, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, मैं आपको एक क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर तो देखो इस चीज को सॉल्व कर रहा था कि अगर उसमें जितनी भी ज्यादा लॉन्ग डिपेंडेंसी हो सकती है, जितना ज्यादा मतलब कंटेक्स्ट बड़ा हो जाए, वो इजी वे में प्रिडिक्ट कर देता था। क्योंकि वहां पे वो एक दो चीज फॉलो करता था, मैंने आपको बताया था। एक तो वहां पे होता था अटेंशन मैकेनिज्म, फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। और अटेंशन मैकेनिज्म में बेसिकली वो मल्टी हेड अटेंशन यूज यूज करता था। ऐसा कोई RNN में नहीं था।
ठीक है, मतलब एक एग्जाम्पल से समझते हैं तब आपको इजी वे में समझ आ जाएगा, लाइक मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब एग्जाम्पल देखते हैं, देखो मैंने एग्जाम्पल लिया, आई टुक माई मनी टू द बैंक। ठीक है, अब यहाँ पे जो बैंक है ना, इसके दो मीनिंग हो सकते हैं। क्या चीज? एक तो बैंक का मीनिंग हो सकता है कि हम कौन से बैंक की बात कर रहे हैं। अब बैंक का मतलब हो सकता है एक तो जो नॉर्मल बैंक, एक होता है रिवर बैंक। ठीक है, रिवर बैंक मतलब किनारा, फाइनेंशियल बैंक, जो मेन वाला, जो मतलब इसके अकॉर्डिंग हमें पता है ना, मॉडल को कैसे बताएंगे वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, ये तो यहाँ पे मॉडल फोकस करता था बेसिकली वो कौन से वाला बैंक की बात कर रहा है, मतलब रिवर बैंक या फाइनेंशियल बैंक। तो यहाँ पे हमने इसको सॉल्व किया था बेसिकली किसकी हेल्प से, ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से हमने इसको सॉल्व किया था, बिकॉज ट्रांसफॉर्मर पे अटेंशन द मीनिंग ऑफ द वर्ड। जहाँ पे हम सेल्फ अटेंशन मैकेनिज्म यूज कर रहे हैं, जहाँ पे बेसिकली वो मीनिंग देखता था कि भाई उस वर्ड का क्या मीनिंग है, उस पर फोकस करता था वो। ठीक है, और दोनों में, और उसके बाद मैंने आपको बताया था वो मल्टी हेड अटेंशन भी यूज करता था कि उसका क्या ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर है प्लस उसका मीनिंग क्या है। ठीक है, मतलब उसका सिंथेटिक स्ट्रक्चर क्या है, ग्रामर स्ट्रक्चर, ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है। क्लियर? तो यहाँ पे मैं दो तीन लाइनें लिख देता हूँ, क्योंकि आरएनएन में ये सब हम चीज नहीं कर पाते थे, ये हम चीज कर पाते थे ट्रांसफॉर्मर में। देखो ट्रांसफॉर्मर आर, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मर आर एबल टू पे अटेंशन। ठीक है, अटेंशन, ये पूछते हैं इंटरव्यू में अटेंशन मैकेनिज्म क्या होता है, अटेंशन टू द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स, कि क्या इंपॉर्टेंस है वर्ड्स की। ठीक है, उस पर फोकस करता था बेसिकली। क्लियर? ठीक है, और आपको याद होगा मैंने, और उसी के साथ क्या यूज करता था, मल्टी हेड यूज करता था, मल्टी हेड अटेंशन मैकेनिज्म। इसका क्या मतलब होता था कि वो इंपॉर्टेंस भी देखेगा वर्ड्स की क्या इंपॉर्टेंस है, प्लस उसका सिंथेटिक ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, सिंथेटिक स्ट्रक्चर क्या है बेसिकली। क्लियर? तो आपने ये देख लिया कितना इजी में मैंने आपको एक्सप्लेन किया, लेकिन एलएलएम का क्या मतलब होता है। एलएलएम की मैंने आपको हिस्ट्री बताई, जहाँ पे काफी ज्यादा रेवोल्यूशन आया था जनरेट ट्रांसफॉर्मर के बारे में, जब सॉरी ट्रांसफॉर्मर के बाद हमने काफी ज्यादा फोकस किया एलएलएम जनरेटिव एआई पे। बट उससे पहले हम यूज करते थे आरएनएन ट्रांसफॉर्मर से पहले। बट आरएनएन में कुछ प्रॉब्लम थी जिसको हमने सॉल्व किया था बेसिकली ट्रांसफॉर्मर में, क्योंकि आरएनएन एक तो फोकस नहीं करता था कि जो भी आपको प्रिडिक्ट करना इंपॉर्टेंस ऑफ द वर्ड की क्या इंपॉर्टेंस है उसकी वर्ड की। ठीक है, क्योंकि वहां पे वो थोड़ा बहुत प्रिडिक्ट सही कर लेता, लेकिन जैसे जैसे आपका लॉन्ग टेक्स्ट होता रहेगा, ठीक है, लॉन्ग डिपेंडेंसी बढ़ती रहेगी, तो वहां पे वो प्रिडिक्ट नहीं कर पाएगा, तो वहां पे वो लैग करता है। ठीक है, इसलिए हम ट्रांसफार्मर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक भी होता है। ठीक है, अगर हम जनरेटिव एआई भी पढ़ रहे हैं तो। चलिए, आपको मैं काम करता हूँ, मैंने कुछ और चीजें आपको समझा देता हूँ, अगर इस वाली वीडियो में मैं थोड़ा सा तो आपको ट्रांसफार्मर के बारे में भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अब देखो आपको याद होगा, मैं आपको कुछ एक काम करता हूँ, मैं यहीं पे बना देता हूँ ताकि कुछ हमारा ना टॉपिक रिवाइज हो जाए। मैंने बोला था ना कि अगर आपने पिछले मतलब मेरे वाली वीडियो नहीं देखी है ना, तो यू डोंट नीड टू वरी, मैं इस वाली वीडियो में भी एक्सप्लेन कर दूंगा। अगर आपने देख लिया तो वेल एंड गुड। ठीक है, अब देखो मैं आपको बताता हूँ कि जैसे हमारे पास ट्रांसफॉर्म का जो आर्किटेक्चर होता है वो कैसे काम करता था। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता था, हम एक इनपुट डालेंगे, राइट। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हमारे पास क्या होगा, सबसे पहले तो हम ओके, इसको मैं सही कर लेता हूँ। देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होता था, सबसे पहले हम इसमें पास करेंगे एक इनपुट। ठीक है, सबसे पहले हम पास करेंगे इनपुट। अब इनपुट मतलब क्या हो गया, अब कोई भी एक नॉर्मल सेंटेंस, ठीक है, प्रॉम्प्ट, अब ऐसे समझो। अब उसके बाद उसको हम कन्वर्ट करते थे टोकन्स में, यानी कि टोकनाइजर। क्लियर? क्योंकि टोकन में इसलिए कन्वर्ट करते थे बिकॉज वी नीड टू कन्वर्ट दैट इनटू वेक्टर्स, राइट। हमें उसको वेक्टर में कन्वर्ट करना होता था, यानी कि हर एक वर्ड्स को हमें वेक्टर में कन्वर्ट करना होता था, यानी कि टोकन्स में कन्वर्ट करना होता था। ये समझो जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो मैं बोल देता हूँ यहाँ पे टोकनाइजर। ठीक है, टोकनाइजर, टोकनाइजर का मतलब क्या हो रहा है,
अब ये मैं बोल सकता हूँ वेक्टराइजेशन कर रहे हैं बेसिकली। जो भी मेरे वर्ड्स हैं उसको हम टोकन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं, यानी कि सिंगल सिंगल वर्ड्स में, यानी कि वेक्टर्स में। ठीक है, क्लियर? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब टोकन्स के बाद हमारे पास होते थे कि एम्बेडिंग लेयर। ठीक है, अब आपने भाई इसको वेक्टर में तो कन्वर्ट कर लिया। अब उसको वेक्टर में हम क्या करेंगे बेसिकली, वी नीड टू रिप्रेजेंट दैट ईच वेक्टर इन अ कंटिन्यूअस वेक्टर स्पेस। ठीक है, उसको में रिप्रेजेंटेशन करना होगा वेक्टर का, जिसके लिए हम यूज करते थे एम्बेडिंग। जिसके लिए हम क्या यूज करते थे, एम्बेडिंग। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा कि हम इन एम्बेडिंग के अंदर जो वेक्टर्स होते हैं उसको स्टोर भी करते हैं डेटाबेस में, जिसका नाम होता है वेक्टर डेटाबेस। वो सब हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एम्बेडिंग। मतलब जो आपने वेक्टर थे ना आपके पास, आ, वेक्टर मतलब सिंबल नंबर यार, रियल कोई भी नंबर हो गया, राइट। वेक्टर का मतलब क्या होता है, एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड का मतलब होगा उसकी वैल्यू, राइट, मतलब एक नंबर, मैं नंबर बोल सकता हूँ। ठीक है, एम्बेडिंग। अब उसके बाद जब आपने उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया, उस वेक्टर को स्टोर कर लिया बेसिकली, ठीक है, किसी स्पेस में। अब हम क्या करेंगे बेसिकली, व्हाट वी आर डूइंग, क्योंकि मेन सबसे पहले क्या होता है कि जो भी इनपुट है ना, वो इनपुट आप उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो टोकनाइज में, यानी कि वर्ड टोकनाइज में कर रहे हो, मतलब अलग अलग वर्ड्स में आप उसको स्प्लिट कर लिया। फिर बाद उसके बाद उस पर आप वेक्टराइजेशन करते हो, यानी कि एम्बेडिंग लेयर में हम क्या कर रहे हैं, आपने उसको वेक्टर में कन्वर्ट कर लिया। देन व्हाट वी आर डूइंग, अ सिमिलर वेक्टर को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मतलब सिमिलर वेक्टर की सिमिलर रिप्रेजेंटेशन होगी। मैंने वर्ड एम्बेडिंग बताया था, आपको याद होगा, जहाँ पे सिमिलर वेक्टर, सिमिलर वर्ड्स की सिमिलर रिप्रेजेंटेशन होती थी, जैसे किंग क्वीन। ठीक है, ये सब मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया था। अब उसके बाद हमारे पास क्या होता है बेसिकली, एक यहाँ पे फर्स्ट पार्ट जो होता है वो होता है हमारे पास एनकोडर। सॉरी, ठीक है, फर्स्ट पार्ट क्या होता है, एनकोडर। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एनकोडर। ठीक है, फर्स्ट पार्ट हमारे पास क्या होता है, एनकोडर। ठीक है, एनकोडर जो बेसिकली उसको एनकोड करेगा, जो भी आपने यहाँ पे इनपुट डाला होगा, राइट, उसको एनकोड करेगा। देन ये एनकोडर, इसकी आउटपुट कैसे आएगी, वो जाएगी बेसिकली डिकोडर के पास। चलो ये नहीं, पीले वाला कलर ले लेते हैं। ठीक है, वो आउटपुट जाएगी बेसिकली, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, वो जो आउटपुट जाएगी, चलिए इसको सही करके लिख देता हूँ। वो आउटपुट जाएगी बेसिकली किसके पास, डिकोडर के पास। जहाँ पे मैं डिकोडर बनाता हूँ, इसको सही कर देता हूँ। ठीक है, वो आउटपुट जाएगी इसके, मतलब जो भी होगी उसको इनकोड, डिकोडर में तो मैं आउटपुट मिलती थी, ठीक है, जो भी है उसको डिकोड कर रहे हो। क्लियर? अब क्या होगा, इसके आउटपुट के लिए हम एक यूज करेंगे एक्टिवेशन फंक्शन। अब एक्टिवेशन फंक्शन यूज करेंगे हम। अब एक से ज्यादा होगा तो ऑब्वियसली हम सॉफ्ट मैक यूज करेंगे, ताकि हम उसकी प्रोबेबिलिटी को निकाल लें। इसको सही कर देता हूँ एक बार। सॉरी, इसको रबी कर देते हैं, ताकि हम उसके ना, यहाँ पे हम, मैंने बताया था एक से ज्यादा हो तो हम यूज करते हैं सॉफ्ट मैक्स। सॉफ्ट मैक्स, और यहाँ पे आपको फाइनल आउटपुट मिल जाएगी। अब लेकिन ये तो आउटपुट मिल गई, अब फिर से आपको उसको कन्वर्ट करना होगा वेक्टर्स में, राइट। क्योंकि डिकोडर पार्ट में भी ना, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास सेम एम्बेडिंग लेयर होती है। ठीक है, सेम एम्बेडिंग होगी इसी तरह। ठीक है, और यहाँ से आपको आउटपुट मिलेगी, क्योंकि एनकोडर में भी वो एम्बेडिंग होती है, डिकोडर में भी एम्बेडिंग लेयर होती है। ठीक है, तो आई थिंक आपको समझ आ गया होगा, मैं सिंपल से फिर से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले हम क्या कर ले रहे हैं बेसिकली, हम ले रहे हैं जो भी हमारा इनपुट होता है ना, उसको टोकन्स में कन्वर्ट करते हैं। टोकन्स मतलब इंडिविजुअल वर्ड में डिवाइड कर लिया, या मैं सिंपल बोले एक न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया मैंने वर्ड्स का, नहीं कि वेक्टर रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद हम एम्बेडिंग होता है, एम्बेडिंग का मतलब क्या होता है कि आप कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो हर एक टोकन को किसी वेक्टर स्पेस में, जहाँ पे सिमिलर वर्ड्स का सिमिलर मीनिंग होता है, मतलब सिमिलर वर्ड्स होंगे उसका सिमिलर रिप्रेजेंटेशन होगा। ठीक है, मतलब मैं बोल रहा हूँ सिमिलर वर्ड्स का सिमिलर मीनिंग। ठीक है,
उसके बाद एक एनकोडर पार्ट होता है जो बेसिकली अच्छा, एक चीज मैं आपको बताना भूल गया, एक चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि ट्रांसफार्मर में वो ऑर्डर फॉलो नहीं करता, उसके लिए हम यूज करते थे पोजिशनल एनकोडिंग, राइट। पोजिशनल एनकोडिंग मैंने बताया था, जो बेसिकली एक साइनोसॉइडल को साइन फंक्शन यूज करता है, पोजिशनल एनकोडिंग, ठीक है। पोजिशनल एनकोडिंग यूज करते हैं ताकि हम एक वो ऑर्डर फॉलो करें, ठीक है। जहाँ पे मत बेसिकली जो भी हम वेक्टर प्रेजेंट कर रहे हैं ना, हर एक की पोजीशन होनी चाहिए स्पेसिफाई, ठीक है। एनकोडर क्या होगा, वो एनकोड करेगा हर एक इनपुट को वेक्टर इनटू वेक्टर, ठीक है। और वहां से जो फिर उसके बाद आपको पता है एक सेल्फ अटेंशन लेयर होगी एनकोडर में, और एक होती है आपकी फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क, ठीक है। तो मतलब पूरी मैंने बताया ना, ये मैंने सिर्फ एक ओवरव्यू बता रहा हूँ, आप मेरी प्लीज वाली वीडियो देख लेना जहाँ पे मैंने उसको ट्रांसफॉर्म को एक्सप्लेन किया है, ठीक है। अब इसको हम पास करेंगे जो भी हमने एनकोड किया, और मतलब जहाँ पे दो पार्ट होते हैं, मैं लिख देता हूँ। एक पार्ट होगा आपका बेसिकली, इसके अंदर क्या होगा, इसमें दो पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट होगा आपका एक तो अटेंशन लेयर, दो लेयर होगी, अटेंशन, और एक होगा फीड फॉरवर्ड, फीड फॉरवर्ड, क्लियर। देन उसके बाद हम इसको डिकोड करेंगे, यानी कि वो जो भी इनपुट आया यहाँ से वो इसको एक्सेप्ट करेगा, और उसके यहाँ पे बेसिकली तीन लेयर होगी, एक सेल्फ अटेंशन फीड फॉरवर्ड होगी, और आपका एक अटेंशन वाली, और एक थर्ड वाली हो जाएगी हमारे पास फीड फॉरवर्ड जो वाली, ठीक है। मतलब एक अटेंशन फीड फॉरवर्ड कंबाइन वाली होगी, तीन लेयर होते हैं इसमें, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली वो उसको आउटपुट जनरेट करेगा न्यू टोकन के लिए, एंड देन सिंपल अब उसको हम उसके आउटपुट कैसे कैलकुलेट करेंगे, सॉफ्टवेयर फंक्शन यूज करके, ठीक है। मतलब प्रोबेबिलिटी निकालेगा। तो इस चीज को और भी अच्छे से समझाता हूँ, मेरे पास एक इमेज है, इस वाली इमेज से देखो, समझो, आपको और भी मीनिंग समझ आ जाएगा जो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, ठीक है। ये मेरे को काफी अच्छी लगा, ठीक है। देखो, हाउ डज अ ट्रांसफॉर्मर जनरेटेड टेक्स्ट, मैं जैसे बता रहा हूँ इस वाली इमेज से समझो। देखो सबसे पहले यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले यहाँ पे एक इनपुट डाला हमने, राइट। आप देख सकते हो ये इनपुट है। अब ये इनपुट को हमने क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम टोकनाइजेशन कर रहे हैं, यानी कि टोकन्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। देखो अलग अलग टोकन में कन्वर्ट कर लिया, यानी कि इसकी एक न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन दे दी। भाई इसका मीनिंग, इसका न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन 145, इसका होगा 233, इसका होगा 607, ठीक है। 145, 233 और 607, ये हमने न्यूमेरिक रिप्रेजेंटेशन कर दी। अब मैंने आपको बताया था एम्बेडिंग, यानी कि आपको इसको रिप्रेजेंट करना होगा जो भी आपके वेक्टर्स हैं, राइट, वो हम यूज कर रहे हैं एम्बेडिंग्स, क्लियर। अब इसको असाइन करना होगा कुछ पोजिशनल एनकोडिंग में, क्या करना होगा उसको एक ऑर्डर, मतलब, ठीक है, असाइन करनी होगी एक ऑर्डर बेसिकली, कि इसका क्या ऑर्डर होना चाहिए, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सबको यहाँ पे एक पोजीशन मिल जाएगी हर एक वेक्टर की जो रिप्रेजेंट कर रहे हो। स्टेप 4 में हमारे पास एनकोडर होगा, यानी कि जिसमें मल्टी हेड अटेंशन और आपका फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क होगा। अब इस चीज को एनकोड करेगा, ये जाएगा आपके पास डिकोडर के पास, यानी कि स्टेप 6 देख सकते हो। ये हमारा स्टेप 7 हो गया यहाँ पे, ठीक है। स्टेप 7 में क्या होगा, स्टार्ट ऑफ सीक्वेंस इनपुट टू डिकोडर, सीक्वेंस जाएंगे डिकोडर के बाद, फिर से यहाँ पे हमने बताया था एम्बेडिंग होगी, क्योंकि यहाँ पे वो क्या करेगा, फिर से उसकी जो भी वेक्टर था, ठीक है, उसको मतलब यहाँ से जो वेक्टर में कन्वर्ट करा, ठीक है, फिर उसको वेक्टर को फिर से रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि ये तो इनकोडर का पार्ट होगा, डिकोडर में भी सेम ऐसे ही चलेगा, ठीक है। 9 में उसको डिकोड करेगा, व्हाट इट नीड टू डू, इट नीड टू ट्राई टू प्रिडिक्ट दी नेक्स्ट वर्ड या नेक्स्ट टोकन, ठीक है। अब डिकोडर प्रिडिक्ट करेगा नेक्स्ट टोकन को बेस्ड ऑन दी कंटेक्स्ट फ्रॉम द इनकोडर, कि उसको क्या कंटेक्स्ट मिला इनकोडर से। अब सेम वही मल्टी हेड अटेंशन में होगा, और उसके बाद लास्ट में क्या होगा, फीड फॉरवर्ड न्यूरल, जहाँ पे वो उसको आउटपुट को प्रिडिक्ट कर रहा है। एंड फाइनल आउटपुट के लिए आपके पास हमारे पास सॉफ्टवेयर फंक्शन होगा, जो हमें एक इसकी प्रोबेबिलिटी को निकाल के दे देगा, यानी कि, ठीक है, और जो हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी होगी वो उसका आंसर होगा, ठीक है। मतलब क्लियर है, इसका मीनिंग समझ आ गया आपको। मतलब अगर यहाँ तो हाईएस्ट मतलब वो आंसर नहीं होगा, मतलब सोकमेस फंक्शन आपको सब जानते हैं, जब भी हमारे पास एक से ज्यादा, जब हमें दो होते हैं तो हम सिग्मॉइड यूज करते हैं, जब एक से ज्यादा होता है देन वी नीड टू यूज सोकमेस फंक्शन, ठीक, ठीक है। जहाँ पे वो मतलब उसकी सबकी प्रोबेबिलिटीज निकालता है, और उसकी प्रोबेबिलिटी का सम क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, क्लियर। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे इसने कन्वर्ट कर दिया, ये इसका वेक्टर का मतलब क्या होता, आई हो गया, इस वेक्टर का मतलब था लव, इस वेक्टर का मतलब था मशीन, इस वेक्टर का मतलब था लर्निंग, क्लियर। तो ये था एक सिंपल सा मीनिंग, जहाँ पे आई थिंक आप लोगों को समझ आ गया होगा इसके बारे में। मैंने बहुत इजी वे में एक्सप्लेन किया था, आई थिंक आप लोगों को दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए, आपको ये समझ आ गया तो अब नेक्स्ट देखते हैं,
कुछ थोड़ा बहुत मैंने बताया था ना, प्रॉम्प्ट के बारे में बताता हूँ। ठीक है, तो बताता हूँ व्हाट इज प्रॉम्प्ट। व्हाट इज प्रॉम्प्ट। अब देखो प्रॉम्प्ट क्या होता है। आप कुछ भी मॉडल से पूछ रहे हो, मतलब आप इंस्ट्रक्शन दे रहे हो मॉडल को, भाई मेरे को इसका आंसर चाहिए, तो एज अ प्रॉम्प्ट डालते हो आप या एज अ इनपुट डालते हो, उसको बोलते हैं हम प्रॉम्प्ट। मतलब जब आप एक कुछ अपने एलएलएम के साथ इंटरेक्ट कर रहे हो थ्रू सम नेचुरल लैंग्वेज, उसे बोलते हैं प्रॉम्प्ट। क्लियर। और जब हम प्रॉम्प्ट को डिजाइन करते हैं, उस प्रॉम्प्ट को, उसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। क्लियर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ द नेचुरल लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन, इंस्ट्रक्शन in which in which we interact with LLM is called prompt। अभी बताया मैंने आपको कि जब मेरा LLM इंटरेक्ट करेगा नेचुरल लैंग्वेज के साथ, तो उसे बोलते हैं बेसिकली प्रॉम्प्ट। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉम्प्ट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। द बेसिक बेसिक सी डेफिनेशन है। एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉम्प्ट इज कॉल्ड प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। बट मेरे को इसमें दो तीन टॉपिक बताने हैं आपको, वो इंपॉर्टेंट है। प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। ठीक है। क्लियर है प्रॉम्प्ट का मतलब क्या होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का क्या मतलब है। डेफिनेशन से आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्लियर। अब देखो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आपको एक बताता हूँ, इसमें ना दो तीन टर्म होती है। एक होता है जीरो शॉट प्रॉम्प्ट, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एक होता है जीरो शॉट, एक होता है हमारे पास फ्यू शॉट। पहले वन शॉट बताता हूँ। वन शॉट, एक होता है फ्यू शॉट। ठीक है, मतलब ये वन शॉट लर्निंग हो गया। वन शॉट लर्निंग, फ्यू शॉट लर्निंग और जीरो शॉट लर्निंग। मतलब जीरो शॉट लर्निंग में तो ये हो गया जहाँ पे बेसिकली हम एलएलएम से मतलब बिना कोई एग्जांपल दिए आप उसे कह रहे हो कि ये चीज़ें प्रिडिक्ट करो। मतलब आपने ट्रेनिंग समय ऐसा कोई उसे, जब आपने मॉडल ट्रेन किया ऐसा कोई अपने एग्जांपल ने दिया, आप उसे बोल रहे हो कि भाई ये प्रिडिक्ट करो। ठीक है, मतलब विदाउट गिविंग एग्जांपल। जैसे मॉडल कोई अनसीन डेटा देखेगा, ठीक है, वो उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा, उसमें हम बोलते हैं जीरो शॉट, जीरो शॉट लर्निंग। ठीक है, मतलब द एबिलिटी ऑफ एलएलएम टू रिस्पॉन्ड टू द इंस्ट्रक्शन इन द प्रॉम्प्ट विदाउट एनी एग्जांपल इज कॉल्ड जीरो शॉट लर्निंग। और वन शॉट का क्या मतलब हो गया, व्हेन अ सिंगल एग्जांपल इज प्रोवाइडेड इज कॉल्ड वन शॉट लर्निंग। और जब एक से ज्यादा एग्जांपल दिए जाएंगे, ठीक है, उसे बोलते हैं फ्यू शॉट लर्निंग। तो इसका मतलब क्या होगा, विदाउट गिविंग एनी एग्जांपल, विदाउट, सॉरी, चलिए इसको सही कर लेते हैं, विदाउट गिविंग एन एग्जांपल। अब इसको मैं आपको डिफरेंस भी बता दूंगा। वन शॉट लर्निंग का क्या मतलब होता है। वन शॉट लर्निंग का मतलब होता है जब सिंगल ही एग्जाम्पल दिया जाएगा, ठीक है। और फ्यू शॉट का मतलब क्या होगा, एक से ज्यादा, मोर देन वन एग्जाम्पल, मोर देन वन एग्जाम्पल, मोर देन वन एग्जाम्पल। ठीक है, तो क्लियर है वन शॉट का मीनिंग, जीरो शॉट का मीनिंग और फ्यू शॉट का मीनिंग। ठीक है, तो यहाँ पे एक डेफिनेशन में और लिख देता हूँ, कंटेक्स्ट लर्निंग। ये मेरे पास है, कॉपी पेस्ट ही कर देता हूँ ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए। देखो एक चीज बताता हूँ मैं आपको, कंटेक्स्ट लर्निंग भी, ये भी देख लो। द इन्फ्लुएंसिंग दैट एन एलएलएम डज एंड कंप्लीट द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द प्रॉम्प्ट इज कॉल्ड इन कंटेक्स्ट लर्निंग। इसको क्या बोलते हैं, इन कंटेक्स्ट लर्निंग। जहाँ पे बेसिकली मॉडल
जो भी आप उसे प्रॉम्प्ट डालते हो उस चीज, ठीक है, मॉडल उसको रिस्पॉन्ड करता है, इस प्रोसेस जो कंप्लीट होता है उसको बोलते हैं इन्फ्रेंस। और इस पूरी प्रोसेस को हम बोलते हैं, मतलब प्रॉम्प्ट डालने से लेके मॉडल कंप्लीशन तक, उसको बोलते हैं हम कंटेक्स्ट लर्निंग। क्लियर? द इन्फ्रेंसिंग दैट एलएलएम डज एंड कंप्लीट द इंस्ट्रक्शन गिवन इन द प्रॉम्प्ट इज कॉल्ड कंटेक्स्ट लर्निंग। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक दो चीजें मैं आपको और बता देता हूँ यहाँ पे। ये वाली इमेज इंसर्ट कर देता हूँ, इसको हम और भी देखेंगे। ठीक है, यहीं पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। दो तीन चीजें मैं आपको बतानी है आपको। अब पहली बतानी है मेरे को आपको कि कंटेक्स्ट विंडो का क्या मतलब होता है। आपने कंटेक्स्ट लर्निंग का तो मतलब समझ लिया, कंटेक्स्ट विंडो का क्या मतलब होता है ये समझो। अब देखो क्या होता है, जैसे आप देखो कोई भी आप एलएलएम एप्लीकेशन यूज करते हो, जैसे चैट जीपीटी हो गया। अब वहां पे एक रेस्ट्रिक्शन है कि भाई आप कितने नंबर ऑफ टोकन, मतलब ये नहीं है कि आप पूरी की पूरी बुक लिखवा लो भाई। वहां एक रेस्ट्रिक्शन है कि वो इतने टोकन ही जनरेट करेगा, ठीक है, या फिर इतने टोकन ही लेगा, मतलब इनपुट में, और उतने ही टोकन आपको आउटपुट में देगा। तो इसको बोलते हैं हम, मतलब कंटेक्स्ट विंडो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ टोकन दैट मॉडल कैन कंसिडर व्हेन जनरेटिंग और प्रोसेसिंग द टेक्स्ट, दिस इज इंक्लूड बोथ द प्रॉम्प्ट एंड रिस्पॉन्स। मैंने बोला ना भाई, वो लिमिट होती है कि वो उतने ही टोकन एक्सेप्ट करेगा या उतने टोकन जनरेट करेगा। अब मैक्सिमम टोकन क्या होता है? अ पैरामीटर टू एडजस्ट नंबर ऑफ टोकन टू बी यूज फॉर अ पर्टिकुलर रिक्वेस्ट। आप कितने मैक्सिमम टोकन भेजना चाहते हो बेसिकली रिक्वेस्ट में। टेम्परेचर क्या होता है? जो रेंडमनेस को कंट्रोल करता है, इसकी वैल्यू होती है बिटवीन 0 to 1। ठीक है, इसकी वैल्यू होती है बिटवीन 0 to 1। ठीक है, मतलब जितनी ज्यादा वैल्यू होगी ना उतना ज्यादा रेंडमनेस आएगा। मतलब वही लिखा है मैंने, एलएलएम आउटपुट आर बेस्ड ऑन दी प्रोबेबिलिटी ऑफ द जनरेटेड वर्ड। बेसिकली जो भी एलएलएम की आउटपुट आती है वो बेस्ड होती है किस पे? प्रोबेबिलिटी, कि क्या प्रोबेबिलिटी निकाल रहा है, मतलब जो भी वर्ड को जनरेट कर रहा है। यहाँ से हम टेम्परेचर पैरामीटर से कंट्रोल करते हैं रेंडमनेस ऑफ द जनरेशन। हायर द टेम्परेचर मोर रैंडम इन द जनरेशन, मतलब जितनी ज्यादा वैल्यू होगी उतना ज्यादा आपको रैंडम आंसर मिलेगा। क्लियर? दूसरा होता है टॉप पी और टॉप एन। मैं आपको बताऊंगा अभी टेम्परेचर, सो यू डोंट नीड टू वरी। जब मैं आपको, हम कोई पेड एलएलएम मॉडल यूज करेंगे ना, वहाँ पे एक प्लेग्राउंड होता है जहाँ पे आप इसको कंट्रोल कर सकते हो कि आपको कैसे आंसर चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब टॉप पी एंड टॉप एन का मतलब क्या होगा? एलएलएम आउटपुट आर बेस्ड ऑन प्रोबेबिलिटी, सेटिंग अ टॉप पैरामीटर विल रिस्ट्रिक्ट द सिलेक्शन ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। मतलब एक आप रिस्ट्रिक्शन सेट कर दो कि भाई ये टॉप 3 ही वर्ड्स लेगा बेसिकली। ठीक है। पेनल्टी क्या होता है? जहां पे आप बेसिकली एडजस्ट कर सकते हो इस फैक्टर को, जहां पे जो रिपीटिशन होती है ना टोकन्स की, जो आउटपुट में रिपीटिशन आ रही है, आप उस चीज को पेनल्टी, एक पेनल्टी टर्म ऐड कर सकते हो। ठीक है, मतलब जो वर्ड रिपीटेड हो रहा है उसको बार बार जनरेट नहीं करेगा। क्लियर? तो ये कुछ पैरामीटर्स थे, इसके बारे में हम देखेंगे जब हम और भी मतलब प्रैक्टिकल देख रहे होंगे। ये मीनिंग अभी तो सिर्फ मैं आपको इंट्रोडक्शन बता दूं, ये सब इसका मीनिंग पता होना चाहिए आपको। चलिए मैं एक चीज और बता देता हूँ आपको। मेरे को एक चीज बतानी थी आपको लाइफ साइकिल के बारे में ना। ठीक है, मैं लाइफ साइकिल के बारे में बताता हूँ आपको कि एक जनरेटिव एआई की लाइफ साइकिल क्या होती है। हमें हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे काफ़ी अच्छा आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, तो देखो, एक जनरेटिव एआई की प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल क्या होती है? सबसे पहले क्या होता है? स्कोप। यू नीड टू डिफाइन द स्कोप। ठीक है भाई, आपको अपना स्कोप डिफाइन करना होगा कि आपको क्या यूज केस सॉल्व करना है। ठीक है, आपको क्या यूज केस सॉल्व करना है, तो पहला होता है आपके पास स्कोप। ठीक है, दूसरा है आपके पास सेलेक्ट। आप कोई भी या तो एग्जिस्टिंग एलएलएम यूज करोगे या फिर आप खुद से प्रीट्रेन करोगे। मतलब आप खुद से भी अपना एक एलएलएम मॉडल बना सकते हो, ये नहीं है कि आप एग्जिस्टिंग ही यूज करो। मैं वो भी बताऊंगा कि हम प्री ट्रेन कैसे कर सकते हैं एलएलएम को, बट अभी हम फोकस करेंगे एग्जिस्टिंग एलएलएम पे। ठीक है, क्योंकि अगर आपको प्री ट्रेन करना है तो उसके लिए आपको हाईली कॉन्फ़िगरेशन वाली मशीन चाहिए, स्पेशली जीपीयू टाइप मशीन, वो हम देखेंगे इसके बारे में। तो अभी हम फोकस करेंगे एग्जिस्टिंग एलएलएम पे। तो जैसे लेट सपोज आप कोई भी आपने यूज केस डिफाइन कर दिया, सेकंड स्टेप क्या है? आप चूज करोगे एग्जिस्टिंग एलएलएम या प्री ट्रेन योर ओन। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा हमारे पास? अडेप्ट एंड अलाइन। अब उसके लिए हम प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करेंगे, हम प्रॉम्प्ट को डिजाइन करेंगे, बेसिकली कुछ प्रॉम्प्ट को कंस्ट्रक्ट करेंगे, फाइन ट्यून करेंगे। मतलब आप अगर आप एक स्पेसिफिक यूज केस को सोल्व करना चाहते हो तो आप क्या कर सकते हो? जो भी आप अपना प्री ट्रेन मॉडल है उसको फाइन ट्यून कर सकते हो उस लेबल डेटा सेट के अकॉर्डिंग। वो भी हम देखेंगे फाइन ट्यून कैसे करते हैं, कौन सी वो दो टेक्निक होती है।
अलाइन विद ह्यूमन फीडबैक, आप कुछ री लर्निंग कर सकते हो, ठीक है। देन हमारा क्या क्या होता है, उसमें आप इवेल्यूएट करोगे। ऑब्वियसली आपने कोई भी अपनी एक एलएलएम एप्लीकेशन बना दी, भाई आप उसे इवेल्यूएट तो करोगे, ठीक है। मतलब इवेल्यूएट का मतलब देखेंगे हम एलएलएम इवेल्यूएशन, ये भी मैं आपको बताऊंगा। जहाँ पे भी हमारे पास कुछ फ्रेमवर्क्स भी होते हैं जैसे डीप इवेल्यूएशन, जहाँ पे बेसिकली आप वो आपको कुछ पैरामीटर बताएगा कि भाई ये जो रिस्पॉन्स आ रहा है ये रेफरेंस से कितना मैच कर रहा है। जैसे आपको याद होगा मैंने एक चीज बताई थी आपको एनएलपी के अंदर, ब्लू, ठीक है, मैट्रिक्स बताया था, राइट, ब्लू मैट्रिक्स एंड राउज मैट्रिक्स के बारे में, ठीक है। जहाँ पे बेसिकली वो कैंडिडेट ट्रांसलेशन और रेफरेंस ट्रांसलेशन को कंपेयर करता था, प्रिसीजन रिकॉर्ड और एफ1 स्कोर की वैल्यू निकालता था, ठीक है। इवेल्यूएट करने के बाद हम करेंगे इसको ऐप के साथ इंटीग्रेट कर देंगे, मतलब अपने मॉडल को डिप्लॉय कर देंगे, ठीक है, फॉर द इंफेस मतलब एक आउट वेब एप्लीकेशन में, ताकि हम उससे कुछ आउटपुट जनरेट कर सकें, ठीक है। और सिंपल है, फिर हम इसको मॉडल को बिल्ड कर देंगे, हम एक सिंपल हम बिल्ड कर सकते हैं, एलएलएम पावर्ड एप्लीकेशन बना सकते हैं, जहाँ पे मॉडल नया डेटा भी को जनरेट करेगा, ठीक है। तो ये होती है एक लाइफ साइकिल, जहाँ से आप स्टार्ट होता है आपका स्कोप, कि आपका स्कोप क्या है, फिर आप एक मॉडल सेलेक्ट करते हो, आपको एग्जिस्टिंग के साथ जाना है, आपको खुद से ट्रेन करना है, फिर आप कुछ अडाप्ट अलाइन में क्या करते हो, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग यानी कि प्रॉम्प्ट को डिजाइन करते हो, फाइन ट्यून करते हो, और कुछ रीइंफोर्समेंट लर्निंग करते हो, मतलब विद ह्यूमन फीडबैक लेते हो बेसिकली। फिर आप उसको इवेल्यूएट करते हो, देन आप क्या करते हो, उसको लास्ट स्टेप में उसको ऑप्टिमाइज करने की कोशिश करते हो मॉडल को, ताकि उसके आउटपुट मतलब जो रिजल्ट दे वो और भी अच्छे हो, ठीक है। फिर उसके बाद आप उसको मॉडल को डिप्लॉय कर देते हो, बेसिकली एक एप्लीकेशन बनाते हो, एलएलएम एप्लीकेशन। तो आई थिंक ये बहुत सिंपल सा एक इंट्रोडक्शन था टू एलएलएम, आई थिंक, जिसमें मैंने आपको हर एक चीज़ें कवर करी, ठीक है। और ये नोट्स तो मैं आपको बेसिकली मैं अपने गिटहब पे डाल ही दूंगा, मैं गिटहब का लिंक भी बता दूंगा। एंड कुछ एक चीज़ और बता देता हूँ, और भी मैंने यहाँ पे कुछ नोट्स मतलब और भी आपके लिए पॉइंट्स लिख दिए हैं। जैसे आप देख सकते हो, ये डिफरेंस है जीरो शॉर्ट प्रॉम्प्ट का, वन शॉर्ट प्रॉम्प्ट का और फ्यू शॉर्ट प्रॉम्प्ट का। अ प्रॉम्प्ट वेयर द मॉडल इज गिवन टू अ टास्क विद नो प्रायर एग्जांपल ऑफ कंटेक्ट, मैंने बताया ना, विदाउट गिविंग एन एग्जांपल मॉडल करेगा जैसे कोई अनसीन डेटा देखेगा, ठीक है, उसको प्रिडिक्ट करने की कोशिश करेगा। यहाँ पे हम कुछ एग्जांपल देंगे, ठीक है। और यहाँ पे फ्यू शॉर्ट में क्या होता है, एक से ज्यादा एग्जांपल दिया जाएगा, कंटेक्स्ट नन, वन एग्जांपल ऑफ द टास्क, मल्टीपल एग्जांपल ऑफ द टास्क, एग्जांपल देंगे नहीं, एग्जांपल नहीं देते, डिफिकल्टी फॉर मॉडल, यस ऑब्वियसली आप कोई एग्जाम्पल देंगे तो मॉडल के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट रहेगा वो, ठीक है। तो इस सब देख सकते हो, जैसे एग्जांपल देख सकते हो, ट्रांसलेटिंग टू फ्रेंच, अब लिख दिया आपने हेलो हाउ आर यू, ट्रांसलेट। अब इसमें दे रहे हो आपने कोई एग्जांपल नहीं दिया, आपने सिंपल उससे बोल रहे हो कि भाई ये फ्रेंच में ट्रांसलेट करके दिखाओ हेलो हाउ आर यू, यहाँ पे उससे बोल रहे हो आप इसे फ्रेंच में ट्रांसलेट करो, हेलो टू फ्रेंच, नाउ ट्रांसलेट द फॉलोइंग हाउ आर यू, ठीक है। एक एग्जांपल देके बार बोल रहे हो कि भाई पहले आप ट्रांसलेट करो हेलो को फ्रेंच में, फिर आप इस पूरे को ट्रांसलेट करके दे दो। अब यहाँ पे आप बोल रहे हो कि ट्रांसलेट करो हेलो टू फ्रेंच, ट्रांसलेट गुड बाय टू फ्रेंच, नाउ ट्रांसलेट द फॉलोइंग हाउ आर यू, मतलब कुछ एग्जांपल देके देते हो तो आप उसको बोलते हो वन शॉट प्रॉम्प्ट, एक से ज्यादा एग्जांपल देते हो आप उसे फ्यू शॉट प्रॉम्प्ट, और जीरो शॉट प्रॉम्प्ट, मतलब एक एग्जांपल आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इसको लर्निंग भी बोलते हैं बेसिकली, वन शॉट लर्निंग, फ्यू शॉट लर्निंग एंड जीरो शॉट लर्निंग, ठीक है। यहाँ पे और भी मैंने आपके जैसे कुछ और भी अच्छे से एक्सप्लेन किया, जैसे एलएलएम का मतलब लार्ज लैंग्वेज मॉडल, वही जो मैंने बताया कि मैसिव अमाउंट टेक्स्ट डेटा पे ट्रेन होते हैं, उसको समझते हैं, जनरेट करते हैं टू मैनिपुलेट द ह्यूमन लैंग्वेज, है ना। दीज मॉडल आर कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग वाइड रेंज ऑफ लैंग्वेज टास्क, जो मैंने बताया, ट्रांसलेट कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं, क्वेश्चन आंसर कर सकते हैं, टेक्स्ट जनरेट करा सकते हो। अब स्केल में देखो, जैसे यहाँ पे देखो लार्ज का क्या मतलब होता है, जो बेसिक बताता है साइज ऑफ द मॉडल, क्योंकि इसको बोलते हैं ये लार्ज लैंग्वेज मॉडल, मतलब साइज बताता है। अब जैसे बोलते हैं ना, अब कि कितने पैरामीटर्स पे आपका ये मॉडल ट्रेन किया है। अब जैसे एलएलएम हो गए, एलएलएम जैसे लामा हो गया, लामा 3, ये बेसिकली 70 बिलियन पैरामीटर से ट्रेन है। पैरामीटर्स का मतलब क्या होगा, वेट्स एंड बायस, क्योंकि मैंने बताया था ना वो बैक प्रोपोगेट करते हैं, जितने ज्यादा वेट्स की वैल्यू को अपडेट करते हैं, ठीक है, बायस की वैल्यू को, क्योंकि उससे मॉडल के क्या होता है, बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट करता है लॉन्ग डिपेंडेंसी को, ठीक है, क्लियर। तो ये एक मीनिंग था एलएलएम का। आप देख सकते हो मैंने लेक्स में लिखा हाउ डू एलएलएम वर्क, जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया आई थिंक। आप इसको भी रीड कर लेना, ये दोनों नोट्स आपको मिल जाएंगे। चैलेंजेस यही है कि बायस एंड फेयरनेस, कि उसके जो रिजल्ट हो बायस ना हो, ठीक है, फेयर रिजल्ट होना चाहिए, डेटा प्राइवेसी, कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन जनरेट करता है तो हमें उसके मास्क करना चाहिए, ठीक है। रिसोर्स एक्सटेंसिव, काफ़ी ज़्यादा आपको रिसोर्स एक्सटेंसिव चाहिए, जैसे जीपीयू चाहिए आपको काफ़ी ज़्यादा। तो ये सब आप इसको रीड कर लेना एक बार, ठीक है, जिसमें मैंने आपको मीनिंग एक्सप्लेन कर दिया है, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अगर मैं आपको गिटहब भी बताऊं एक बार, गिटहब
गिव मी 1 मिनट। ठीक है, मैं आपको गिटहब में बताता हूँ ये नोट्स आपको कहाँ मिल जाएंगे। चलिए यहाँ पे जाता हूँ अपने रेपोज में, और यहाँ पे आते हैं रेपोज में। आई थिंक ये वाली रेपो जनरेटिव ए वाली, इसका लिंक भी मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ पे आप जनरेटिव फाउंडेशन वाले ऐप में जाना, इस वाले फोल्डर में आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने डे वाइज नोट्स ऐड किए हुए हैं। तो आज के वाले भी मैं नोट्स यहीं पे ऐड कर दूंगा। ठीक है, सो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, सो यू डोंट नीड टू वरी। एंड आई होप आज की वीडियो में आपको एलएलएम के बारे में सब कुछ समझ आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं बताता हूँ उसका प्रैक्टिकल, जहाँ पे हम कुछ ओपन सोर्स और पेड मॉडल्स को यूज करेंगे ताकि आप इसको इजी वे में समझ सको। सो आई थिंक थ्योरी में थोड़ा बहुत आपको समझ आ गया होगा जनरेटिव ए का मतलब, और आपको एलएलएम का मीनिंग भी समझ आ गया होगा। दोनों मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया। मेक श्योर आप इसको एक बार देख लेना, अच्छे से इसको समझ लेना, जो मैंने समझाया चीज़ें, नोट्स को एक बार रीड कर लेना। ठीक है, सो इसी तरह बने रहिए मेरे साथ जनरेटिव एआई की जर्नी में। मैं मिलता हूँ आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तो सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।